भूपेश आनंद, मैं आपके सामने अपनी होश में आज स्टार्ट कर रहा हूं बेटे। बिल्कुल, आप अपना रजिस्टर ओपन कर लीजिए। मैंने पहला अक्षर लिख दिया डिविडेंड, ढाई अक्षर प्रेम के। डिविडेंड लिखा जी मैंने, डिविडेंड डिविडेंड। I have discussed that what is the meaning of dividend in case of preferred stock. Now I will be discussing about what is the meaning of dividend in case of common stock. But in case of common stock, in case of equity shareholders, dividend is not fixed. We are all aware of that. एक कंपनी, एक इशूअर जब डिविडेंड इशू करती है, डिविडेंड पे करती है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो बेटे उसकी जेब से पैसे बाहर जाते हैं इफ दैट डिविडेंड इज अ कैश डिविडेंड। रजिस्टर ओपन कर लिया बेटा, कमर सीधी करके बैठ गए, टेबल चेयर में बैठ गए। मैं भूपेश आनंद अपनी कहानी शुरू भी कर चुका हूं। मैं अभी हॉक, ग्लैम और वायले में आ जाऊंगा, पहले आप मेरी कहानी सुन लीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, डिविडेंड इज समथिंग विच इज पेड बाय अ इशूअर टू द इन्वेस्टर, to the holder. It is not fixed. We are all aware of. हम सबको मालूम है कि प्रेफर्ड स्टॉक में और कॉमन स्टॉक में एक डिफरेंस है कि प्रेफर्ड स्टॉक में डिविडेंड का रेट फिक्स्ड होता है, बट इन केस ऑफ कॉमन स्टॉक डिविडेंड रेट इज नॉट फिक्स बिकॉज दे आर द रियल ओनर्स। उनका क्या फिक्स करें, सब कुछ तो उन्हीं का ही है। बट एक बात और समझ आती है, आज का ये चैप्टर है मैं कॉमन स्टॉक के लिए कर रहा हूं कि डिविडेंड का मतलब है क्या कॉमन स्टॉक होल्डर्स के लिए। व्हेन आई से डिविडेंड, इट इज अ कैश आउटफ्लो। आप जब किसी को डिविडेंड देते हैं, नेरोलैक पेंट्स, हिंडाल्को, ओएनजीसी, सेल, फेविकोल पीडीलाइट, इफ दे पे डिविडेंड देन द आउटफ्लो विल बी देयर फ्रॉम देयर पॉकेट्स। इफ आई अज्यूम दैट डिविडेंड इज कैश डिविडेंड, बेटे अब आपकी जेब से पैसे बाहर जा रहे हैं तो आपकी लिक्विडिटी में फर्क पड़ेगा। बट इफ यू हैव ह्यूज अर्निंग्स देन देयर इज नो इशू फॉर दैट। सो इन टुडेज टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड, व्हाट आर द रेशियोज इन रिलेशन टू डिविडेंड, एंड वेदर द कंपनी शुड पे डिविडेंड और नॉट, एंड इफ यस व्हाट आर द वेदर इट विल अफेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो बेटे आप रजिस्टर ओपन करके पहली बात लिखें, इट इज अ कैश आउटफ्लो from the pocket of common stock issuer. It means Coca-Cola, it means Hindalco, it means SAIL, it means ONGC, it means Maruti, it means Fevicol, it means Ambuja Cement. बेटे ये जितनी भी कंपनीज हैं इन्होंने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। अगर ये डिविडेंड देती हैं, डिविडेंड पे करती हैं, इट मीन्स कैश आउटफ्लो, पैसे बाहर जा रहे हैं, मनी इज गोइंग आउट। तो ये बात का ध्यान रखना। मैं अभी जो भी कुछ बताऊंगा आपको पहले बेसिक नॉलेज गैदर करने की बात करूंगा कि दैट व्हाट आई मीन बाय डिविडेंड। तो पहली बात जो मैंने बताई, मैंने कहा डिविडेंड इज अ कैश आउटफ्लो। दूसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूं कि हायर द अर्निंग्स, बेटे डिविडेंड आएंगे कहां से, कोई कंपनी डिविडेंड कैसे देगी, सोचने की बात है। सोर्स क्या है डिविडेंड की, अर्निंग्स। इफ दैट कंपनी इज अर्निंग ह्यूज, इफ दैट कंपनी हैज अ higher EPS, if that company has a growth in EPS, earnings increase हो रहे हैं, बेटे वहीं से आना है डिविडेंड। डिविडेंड का सोर्स क्या है, अर्निंग्स। तो मैंने लिखा it can be possible, it is not compulsory that a company has to pay dividend even if they have huge earnings, but just I have just written for your understanding, higher the dividends, higher can be, मैंने क्या लिखा can be dividends, because it is not compulsory to pay equity dividend as per the contract, because they are the real owners. So dividend से related कुछ बातें पहले समझ लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम और टिप्पणियां करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट विच यू शुड अवेयर ऑफ डिविडेंड इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो। बेटे डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होती है, जैसे एक कंपनी 10 रुपीज या $10 पर शेयर अर्निंग करती है and that company is paying $4 as dividend, it means this company has a dividend payout ratio of 40%.
It means this company is declaring dividend, is paying dividend. There is an outflow of 40% from the pockets. अगर 100 रुपए कमा रही है, $100 अर्न कर रही है, तो उस $100 में से $40 आप पे कर रहे हैं. दैट इज नेम्ड एज डिविडेंड पे आउट रेशियो. नो डाउट हॉक ने, ग्लेम ने, वायले ने इस बारे में डिस्कस नहीं किया बेटे, लेकिन डिविडेंड के बारे में आपको थोड़ा सा पता होगा तो जो मेन मुद्दा है मैं आप समझा पाऊंगा ना. तो फिर मैंने लिखा रिटेंशन. रिटेंशन का मतलब क्या होता है? हम डिविडेंड नहीं देते, रिलायंस इंडस्ट्रीज डिविडेंड पे नहीं कर रही, तो वी आर रिटेनिंग इट. सपोजिंगली 40% ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने कहा डिविडेंड पे आउट रेशियो है, इट मीन 60% इज बीइंग रिटेन्ड. A company can retain 100% also because it is not compulsory to pay dividend. So just I have given the relationship that what is the relationship of dividend payout ratio and retention ratio. When I say 40% is the dividend payout ratio, it means इसका मतलब है रिटेंशन रेशियो 60% है. और जब मैं कहता हूं कि रिटेंशन रेशियो 100% है तो इसका मतलब है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% है. और जब मैं कहता हूं रिटेंशन रेशियो 0% है तो इसका मीनिंग है दैट डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%. मुश्किल कुछ भी नहीं है यार, आपको मैं बेसिक नॉलेज देने वाला हूं और मैं आ गया मुद्दे पे. अब आप ध्यान से सुनिएगा, डिविडेंड कितने प्रकार के हो सकते हैं. भाई एक कंपनी, यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ लिस्टेड कंपनी. नाउ द पॉइंट इज आई हैव जस्ट टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डिविडेंड, व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज फॉर दैट. क्या आप मुझे बता सकते हैं एक कंपनी जब डिविडेंड पे करती है तो क्या जर्नल एंट्रीज पास करती होगी? सोचिए और मुझे बताइए. अभी मैं जर्नल एंट्रीज में आ रहा हूं. अभी का टॉपिक है वो ये है कि डिविडेंड कैन बी पेड इन. अलग अलग तरह से हम डिविडेंड दे सकते हैं. आई कैन पे इन कैश, रोकड़ा. आई कैन पे इन स्क्रिप्ट कि भैया ये आप मेरा ये ले लो, कुछ दिनों के बाद आप आ जाना, मैं दे दूंगा. और आई कैन पे इन प्रॉपर्टी, मैं एसेट्स ही दे दूंगा. कंपनी का कैलकुलेटर दे दूंगा, कंपनी का एसी दे दूंगा, कंपनी का फर्नीचर दे दूंगा, कंपनी का टीवी दे दूंगा, कंपनी के एसेट्स देना शुरू कर दूंगा. भाई मैं कैश नहीं दे रहा. दैट इज प्रॉपर्टी डिविडेंड. एंड नेक्स्ट इज स्टॉक डिविडेंड. और लास्ट मैंने शायद पता नहीं क्यों नहीं लिखा बेटे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है लिक्विडेटिंग डिविडेंड. आराम से, कोई टेंशन नहीं है बेटे, आराम से बेटे आपको लिखना है. आप अपना रजिस्टर ओपन करिए और ऊपर हेडिंग लिखिए डिविडेंड कैन बी पेड इन कैश, कैन बी पेड इन स्क्रिप्ट, कैन बी पेड इन प्रॉपर्टी, कैन बी पेड इन स्टॉक, कैन बी पेड इन डिविडेंड, और डिविडेंड कैन बी लिक्विडेटिंग डिविडेंड ऑल्सो. तो मैं आपसे यही बात कहने जा रहा हूं कि मैं अपनी लाइफ को किस तरह से मैनेज करूंगा. सपोजिंगली आप अभी सीएम में यूएसए कर रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है कोई बड़ा कोर्स करना चाहिए, आप एसीसीए, सीएफए, सीपीए यूएसए कर रहे हैं. इट मीन्स आपने अपनी लाइफ को प्लान किया, आपने अपनी पॉलिसी बनाई है कि भाई जो भी परेशानी होगी मैं झेलूंगा. आई विल बी फेसिंग दैट, बट आई विल बी डूइंग दिस इज माई पॉलिसी दैट बिफोर डेथ आई शुड लीव दिस मच ऑफ लीगेसी. इसी तरह से द मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी और द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इफ दे डिसाइड दैट दे विल पे दिस मच अमाउंट ऑफ डिविडेंड और दे विल नॉट पे डिविडेंड, or if they pay they will pay only the constant amount of dividend or they will pay along with the growth rate of dividend. जो भी कुछ हम सोचेंगे, हम कौन? मैनेजमेंट बेटे, उसका नाम है डिविडेंड पॉलिसी. मतलब हमने सोचा क्या कि हम डिविडेंड किस तरह से पे करेंगे, कितना देंगे, किस रूप में देंगे, कितनी ग्रोथ के साथ देंगे भी या नहीं देंगे. That something is dividend policy. तो लिखिए the policy to determine the amount of dividend paid. The policy to determine the amount of dividend paid is called dividend policy. अब बेटे डिविडेंड पॉलिसीज अलग अलग तरह की हो सकती है. ये अब हॉक में, ग्लेम में और वायले में गिवन नहीं है.
बट मेरी नॉलेज जो सीपीए की है, जो सीएफए की है, जो एसीसीए की है, जो एफआरएम की है, मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहता हूं कि डिविडेंड पॉलिसीज कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हॉक ने खाली रेजिडुअल इनकम पॉलिसी की बात की है, बट मैंने जान के कुछ बात की कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी, कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो पॉलिसी एंड रेजिडुअल इनकम डिविडेंड पॉलिसी। आराम से नोट करना है बेटा, लिखना है, कसम होगी अगर आपने ना लिखा तो। मैंने कहा जी डिविडेंड पॉलिसीज की बात क्या मतलब क्या है, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी होती है कि भाई हम इतने साल के बाद ये दे देंगे, पहले से डिफाइन कर दिया है। मेडिकल पॉलिसी ऐसे ही, देयर इज अ डिविडेंड पॉलिसी दैट अ कंपनी विल टेल टू देयर शेयर होल्डर्स, will communicate to their shareholders that we will be going to pay dividend or we will not be going to pay dividend or we will pay dividend at this rate or my dividend will be along with this growth। सब कुछ हम जो डिविडेंड के बारे में जो हम सोच रहे हैं कि हम ये काम करेंगे बेटे, उस पॉलिसी का नाम है डिविडेंड पॉलिसी। और पहली लिखी मैंने कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी। मतलब आप फर्स्ट ईयर डिविडेंड दे रहे हैं $2 का, $2 का, सेकेंड ईयर भी $2 का, थर्ड ईयर भी $2 का, फोर्थ ईयर भी $2 का। इट मीन्स यू विल गिविंग विदाउट ग्रोथ। जो हमने वहां पे पॉलिसी की थी ना, सिक्योरिटी वैल्यूएशन कॉमन स्टॉक में जीरो डिविडेंड ग्रोथ पॉलिसी। इट मीन्स वी आर नॉट गिविंग ग्रोथ बट येस वी विल बी गिविंग सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड ईयर आफ्टर ईयर। उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी। अगर मैं इसके लिए एक ग्राफ बनाऊं आपके सामने और यहां पर लिख दूं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, और यहां लिख दें सर डीपीएस, डीपीएस विल रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ अर्निंग्स। अर्निंग्स ये भी हो सकती है, अर्निंग ये भी हो सकती है, अर्निंग ये भी हो सकती है, अर्निंग ये भी हो सकती है, बिकॉज अर्निंग कैन फ्लक्चुएट। बट मैं कह रहा हूं कि अर्निंग जितनी भी होंगी मुझे मतलब नहीं है, मैं कांस्टेंट अमाउंट ऑफ डिविडेंड आपको पे कर रहा हूं। लेट इट बी, जो मैंने एग्जांपल में लिया, $2, $2, $2, $2, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ अर्निंग्स। आई एम पेइंग a constant amount of dividend, it is irrespective of earnings, that is named as constant dividend per share। तो बेटे ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि आपको एक आइडिया लगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आइए आइए बेटा, तो कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट और थर्ड है रेजिडुअल इनकम पॉलिसी भी डिस्कस करेंगे। वैसे रेजिडुअल का मतलब आपको पता है, अगर बचा खुचा खुरचन, अगर कुछ बच गया तो हम दे देंगे डिविडेंड, नहीं बचा तो कुछ नहीं देंगे बेटे, उसका नाम है रेजिडुअल इनकम पॉलिसी। भी डिस्कस करेंगे। अब आप ये बताइए, आप सपोजिंगली आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ऐसा मानिए यू आर ए शेयर होल्डर ऑफ अ कोका कोला। कोका कोला डिविडेंड दे या ना दे, क्या आपके माइंड में कुछ इफेक्ट होगा उसकी डिसीजन का या नहीं होगा? सोच के बताना है। माय पॉइंट इज वेदर डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटिटी कैन अफेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, द डिमांड ऑफ शेयर होल्डर्स, क्योंकि सारा कुछ बेटे सेंटिमेंट से रिलेट कर रहा है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या किसी भी कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी उस कंपनी के शेयर होल्डर्स के दिमाग के थॉट्स को, विचार को, सेंटिमेंट्स को चेंज कर सकती है या नहीं? ये आप तभी आंसर कर सकते हैं अगर आप अपने आप को सोचेंगे कि यू आर अ कॉमन स्टॉक होल्डर ऑफ अ कंपनी, लेट इट बी अ कोका कोला कंपनी। दो सिनेरियोज हैं, कोका कोला डिविडेंड नहीं दे रही तो आपके मन में क्या विचार आएंगे, और दूसरा अगर कोका कोला डिविडेंड दे रही है तो आपके मन में क्या विचार आएंगे? आपके थॉट्स क्या चेंज होंगे या नहीं होंगे? बेटे इस पे मुद्दा कर रहे हैं। दैट इज देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। एज पर वन स्कूल ऑफ थॉट, दैट इज मोडिग्लान एंड मिलर,
दो व्यक्ति हुए, उन्होंने कहा डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म, डज नॉट अफेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। बट एक जेम वॉल्टर्स हुए, हॉक में उन्होंने जेम वॉल्टर्स का नाम दिया, मोडी गिलानी का नाम भी दिया। वॉल्टर ये कहने लगे यस डिविडेंड पॉलिसी डू अफेक्ट द सेंटिमेंट्स, द मार्केट प्राइस एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो मैं चाहता हूं कि आप ये वाला पॉइंट लिखें, बड़ा प्यारा सा पॉइंट है, वेदर डिविडेंड पॉलिसी कैन अफेक्ट द सेंटिमेंट्स। विचार बदलते, अच्छा विचारों से एमपीएस कैसे बदलती है उसको देखेंगे, उसके बाद वैल्यू ऑफ फर्म कैसे बदलती है उसको भी देखेंगे, और नॉट इट इज अ डिबेटेबल इशू and there are some theories for that. No doubt that is not in my course, वो CFA में CPA में करेंगे, but I have just given an idea that there are two theories. As per first school of thought, they say that dividend policy cannot affect the value of the firm, the sentiments of the people. That is named as irrelevant theories. बेटे नाम है मोडी गिलानी मिलर, और दूसरी थ्योरीज हैं जो ये कहती हैं कि डिविडेंड पॉलिसी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी के सेंटिमेंट्स को चेंज करने के लिए, और उसके बाद अगर उसके सेंटिमेंट्स चेंज हो जाएंगे तो उसका मार्केट प्राइस चेंज हो जाएगा, और अगर मार्केट प्राइस डिमांड चेंज होगी तो एमपीएस चेंज होगी तो वैल्यू ऑफ फर्म चेंज हो जाएगा। तो देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट विच वी विल डिस्कस, एज पर फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट dividend policy plays a very important role. That is relevant theory, and that is given by John Myron Gordon. And the second school of thought is dividend policy does not affect because investors are well aware. They know that how much is the rate of return being earned by a company. They are not concerned with the dividend. Rather, they are concerned with the earning rate of the company. That is irrelevant theory. उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए बेटे, मैं अब मुद्दे पे आ रहा हूं सीधा ही, कैश डिविडेंड। मैं अब आज आपको ये बताने वाला हूं बेटे, आपके कोर्स में कैश डिविडेंड क्वेश्चंस भी आए हुए कैश डिविडेंड के, कि भाई कैश डिविडेंड होता क्या है, इसके रेपरकशंस क्या हैं। बेटे नाम तो बड़ा ही सिंपल सा है, कैश डिविडेंड, the dividend which is being paid in rokda, in cash, to the stockholders, to the shareholders, to equity shareholders, to common stockholders, something cash which is being paid by issuer to those persons, that is named as dividend. And because it is being paid in cash, इट इज नेम्ड एज कैश डिविडेंड। बेटे इसीलिए इसका नाम है कैश डिविडेंड। तो लिखिए, रजिस्टर ओपन कीजिए, पहली बात मैंने लिखी, इट इज अ डायरेक्ट कैश आउटफ्लो। बेटे कंपनी जैसे डिविडेंड देगी तो कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसे चले जाएंगे, किसके बैंक अकाउंट में, स्टॉक होल्डर के, इन्वेस्टर के, तो इट इज अ डायरेक्ट कैश आउटफ्लो। हायर कैश डिविडेंड मीन्स, मैंने लिखा जी, अगर एक कंपनी ज़्यादा कैश डिविडेंड देती है तो बेटे ऐसा भी हो सकता है कि उसकी लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ जाए। बट द पॉइंट इज, बिफोर डिक्लेयरिंग और बिफोर अप्रूविंग दैट डिविडेंड, दे विल कंसिडर देयर लिक्विड रिसोर्सेज ऑल्सो। But the point is just for discussing, if a company is paying more dividend, it can be possible that it can affect the liquidity health of that company. तो मैंने वही लिखा है। It means if a company is paying more dividend, it means their company is not retaining, less retaining, and vice versa. Two schools of thought. I have just told you there are two schools of thought in relation to dividend policy, cash dividend policy. बेटे एक तो ये है कि एक थ्योरी ये कहती है कि शेयर होल्डर्स को सब कुछ मालूम है, इंफॉर्मेशन पता है, एफिशिएंट मार्केट है, दे हैव द फुल नॉलेज कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का डायरेक्टर क्या कर रहा है, कंपनी की रेट ऑफ अर्निंग क्या है, तो उनको डिविडेंड मिलने या ना मिलने से कोई इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। दैट इज नेम्ड एज इररेलेवेंट। इट मींस एज पर देम डिविडेंड पॉलिसी इज नॉट एन इंपॉर्टेंट इशू।
Rather, they are more concerned with the working of the company and how much the company is earning and what are their decisions to start with the new projects. But एक thought ये कहती है कि dividend policy एक communication channel है किस किस के बीच में, between the company and the shareholders, क्योंकि इस चैनल के थ्रू ही वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. It is a signal which is being given by the company to the shareholders that we are earning good. बेटे कंपनी अगर डिविडेंड देगी तो ये साइन है ना कि आप अच्छा कमा रहे हो. तो लिखो जी, लिखो, टू स्कूल्स ऑफ थॉट. डिविडेंड पेड इज अ कम्युनिकेशन चैनल. डिविडेंड कैन नॉट अफेक्ट सेकंड थ्योरी. तो बेटे कैश डिविडेंड के बारे में सबको समझ आ गया. एक बच्चा कहता नहीं समझ आया. मैंने कहा भैया बड़ा सिंपल है. कैश डिविडेंड, वैसे जब भी हम डिविडेंड की बात करते हैं ना तो हम बात नहीं करते हैं कि ये कैश डिविडेंड है. कंपनी कैश में डिविडेंड पे करती है. अच्छा, जब कंपनी कैश में डिविडेंड के पे करती है तो इसके बैंक अकाउंट से कमी हो जाती है, इसमें बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट इज रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी. वैसे आप रेजिडुअल का मतलब क्या समझते हैं? बचा खुचा, खुरचन. इट मीन्स we have earned profits but we have to do some capex, so we will incur that capex. If the balance amount is there, okay, it will be good, we will pay the dividend. But if balancing figure is zero, we will not pay any dividend. कहने का मतलब है कि आप पहले अपनी जरूरतों को पूरा करोगे. आप कौन? आप कंपनी. आपने पूरे 12 महीने काम किया, अर्निंग्स की, प्रॉफिट्स अर्न किए. अब आपको लगता है कि यू हैव टू डू अ प्रोजेक्ट, यू नो, एंड यू हैव टू डू सम इन्वेस्टमेंट, यू हैव ए कैपेक्स फॉर दैट, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर दैट. तो पहले आप क्या करोगे? उस इनकम में से जो आपने अर्न की, उसमें से आप कैपेक्स को पे कर दोगे. उसके बाद अगर कुछ बचता है तो डिविडेंड दोगे, नहीं तो बाबा जी का ठुल्ला. यू गेटिंग माय पॉइंट? अदरवाइज यू विल नॉट गेन इट एनी पॉइंट. So that is named as residual income policy. First point लिख लीजिए. capex means capex needs will be fulfilled. Firstly, I will fulfill the capex needs. capex का मतलब क्या होता है बेटा? capital expenditure, investment decisions, long term investment decisions. तो मैंने क्या लिखा? I का मतलब क्या? income. इसका मतलब profit after tax. इसका मतलब earnings. आपने कितनी अर्निंग्स कमाई उसमें से पहले आप कैपेक्स पे करेंगे. अगर बैलेंस बच गया, मान लेते हैं आपकी अर्निंग है $5 लाख और आपका कैपेक्स है $4 लाख. इट मींस $1 लाख पॉजिटिव आ गया. इट मींस यू विल पे $1 लाख एज अ डिविडेंड. बट सपोजिंगली it is a case like this, that you have to pay 6 lakhs and your earnings are 5 lakhs. It means 1 lakh is a negative balance, and when 1 lakh is a negative balance, you will not pay anything. क्योंकि आपका अपना घर तो पूरा नहीं हो रहा, आप बाकी डिविडेंड कैसे देंगे? कहने का मतलब है जी, डिविडेंड विल ओनली बी पेड once your capital expenditure needs are being fulfilled. थर्ड पॉइंट लिखो जी. रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी इज कंसिडर्ड एज अ पैसिव पॉलिसी, बिकॉज हम ज्यादा ध्यान अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में दे रहे हैं. सो इट इज अ पैसिव डिविडेंड पॉलिसी. इफ ROI, because I want to invest in a new project and I will see that how much rate of return I will be earning from that new project. Let it be 20% I am earning from the new project and expectation of the shareholder is only 16%. It is better not to give the dividend to the shareholders, rather to invest in that new capex, new project. तो वही बात लिखी है. If ROI लिखिए बेटा. लिखने से ना समझदारी बढ़ती है. आप MCQ ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे, ऐसे टाइप ज़्यादा लिख पाएंगे. If ROI of the new investment is greater than expectations of investors, it is better to retain 100% of the profits. Or as per residual income, firstly we will meet the capital expenditure and then we will find out. ठीक है जी. मैं आ गया जी स्क्रिप्ट डिविडेंड में. 2 डिविडेंड करा दिए. कैश डिविडेंड करा दिया,
कैश डिविडेंड करा दिया, कैश कराया ना अभी नहीं कराया कैश, क्या बात कर, अभी तो कराया कैश। उसके बाद रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी बता दी। अब मैं आ रहा हूँ स्क्रिप डिविडेंड में। बेटे स्क्रिप डिविडेंड का मतलब होता है कि मेरी इच्छा तो है डिविडेंड देने की, लेकिन अभी मेरी जेब में पैसे नहीं है। कोका कोला कहती है आई वॉन्ट टू गिव डिविडेंड, आई नो दैट डिविडेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेंटिमेंट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, बट आई डोंट हैव द मनी। तो हम क्या करते हैं, आपको एक डॉक्यूमेंट दे देते हैं, एक स्क्रिप्ट दे देते हैं। हम ये कहते हैं कि स्क्रिप्ट रख लो, कुछ पीरियड के बाद आप इसको इनकैश करा लेना जब हमारे पास लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी हो जाएगी, और हम ड्यू डेट दे रहे हैं कि इतने पीरियड के बाद आप हमारे से पास आना, हम आपको इसको इनकैश कर देंगे। इसका मतलब यू आर नॉट गिविंग कैश एट दैट T0 मोमेंट, रादर यू आर गिविंग अ स्क्रिप्ट। आप कुछ उसको एग्रीमेंट, उसको कुछ नोट्स पेबल, उसको कुछ आप एक 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 डॉक्यूमेंट दे रहे हो, और उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है दैट एज अ इशूअर यू विल रिडीम दिस, यू विल पे दिस मच अमाउंट ऑफ कैश ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। कहने का मतलब है आप अभी डिविडेंड कैश के रूप में नहीं दे सकते बिकॉज यू डोंट हैव द कैश, बट यू हैव द इंटेंशन टू पे द डिविडेंड। So instead of paying cash, you are giving the script to your stockholders, and that script can be redeemed as on due date, or it can be sold by those holders. You know, it depends. तो लिखिए script dividend, बड़ा ही important है। Issuer of common stock issues script to the मिडलमैन द फॉर्म ऑफ नोट्स पेबल। मतलब वो देनदारी बन जाती है कि हम देंगे। इट इज जस्ट लाइक बॉन्ड्स पेबल, कि भाई कंपल्सरी पेमेंट करनी पड़ेगी, हमारी देनदारी है। हमारी कौन? आई एम कौन? कोका कोला। कोका कोला अगर स्क्रिप्ट डिविडेंड देती है तो ये मैं मान के चलता हूं कि कोका कोला नोट पेबल दे रही है कि भाई इस दिन आ जाना, इतने बजे आ जाना, हम आपको इसके बदले में कैश दे देंगे, आप हमें स्क्रिप्ट दे देना। ठीक है जी, दैट इज नेम्ड एज स्क्रिप्ट डिविडेंड। कॉमन स्टॉक होल्डर कैन गेट इट इन कैश। बेटे इसको इनकैश कर सकते हैं और सेल द स्क्रिप्ट। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, जब ये नोट्स पेबल है और मुझे आज पैसे चाहिए बट मुझे एज पर द ड्यू डेट आफ्टर अ मंथ मिलेंगे, तो आई कैन सेल इट ऑल्सो। इट इज जस्ट लाइक यू नो आई कैन एक्सचेंज इट। अच्छा, स्क्रिप्ट कौन इशू करता होगा? जो कंपनीज के पास ह्यूज रिजर्व्स हैं बट दे डोंट हैव एज सच अभी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम चल रही है। बेटे अमीर होना अलग बात है, अमीर होने के साथ लिक्विडिटी भी होना एक अलग बात है। आपके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, बट आपके पास पैसे नहीं है चाय पीने के, तो आप किस बात का अमीर हो? इफ अ कंपनी इज फेसिंग अ लिक्विडिटी प्रॉब्लम बट हैज ह्यूज प्रॉफिट्स, जनरली ये कंपनीज क्या करती हैं? स्क्रिप्ट डिविडेंड दे देती हैं। लॉलीपॉप दे दिया, मुंह में डाल दिया, ले लॉलीपॉप, चूसता रहा आराम से, 1 महीने तक खत्म होगा, फिर आ जाइए कैश दे देंगे। तो बेटे एंट्री क्या होगी? आपके रिजर्व्स कम हो रहे हैं, आप उनको लालच दे रहे हैं, आप अपनी देनदारी बढ़ा रहे हैं। योर नोट्स पेबल विल बी देयर, दैट इज अ लायबिलिटी फॉर यू, सो आई विल पास अ एंट्री डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट स्क्रिप्ट और नोट्स पेबल। और जब ड्यू डेट आएगी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद, तो बॉन्ड होल्डर वो कॉमन स्टॉक होल्डर आएगा, स्क्रिप्ट देगा मैनेजमेंट अकाउंटेंट को, तो आप क्या करेंगे? उसको इनकैश कर देंगे। तो स्क्रिप्ट और नोट्स पेबल डेबिट क्रेडिट कैश। बेटे मुश्किल कुछ नहीं है।